मुसलसल नाकामियों के बाद एक शानदार और तारीखी कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत से हारने की रिवायत तोड़ते हुए कई अहम रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत हर शोबे में पाकिस्तानी टीम नाकाबिल शिकस्त दिखाई दी। खासतौर पर शाहीन की बॉलिंग और बाबर और रिजवान की बैटिंग ने शायकीन के दिल जीत लिए। इस मैच में जहां कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भारत के खिलाफ पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड कायम किया, वहीं टी20 की तारीख में पहली बार पाकिस्तान कोई मैच 10 विकेटों से जीता और भारत पहली बार कोई मैच 10 विकेटों से हारा। ऐसी जीत के बाद पाकिस्तान में तो जश्न बनता ही था और भरपूर अंदाज में मनाया भी गया। वज़ीर आज़म से लेकर अवाम तक और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों तक हर एक खुशियां मनाता दिखाई दिया। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ शानदार फतह के बाद टीम से खिताब करते हुए कहा कि अभी शुरुआत है, एंजॉय करें, मगर तवज्जो अपने हदफ पर मरकूज रखें। हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने भी कहा कि जो रह गया है अब उस पर सोचना है और जो अच्छा किया है उसे अपने पास रखना है। एंजॉय करो, लेकिन एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहें। आगे अभी हमारे काफ़ी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया, सब एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है? वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे। अच्छा तो कर लिया, खबर भी आ जाएगी, सारा कुछ हो गया। क्या रह गया वो आप तुम खुद लोगों ने बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में एज ए यूनिट जो रह गया है उसको थोड़ा सा सोच लेना। जो रह गया, जो अच्छा किया है उसको प्रिजर्व करना। खेल में हार जीत होती है और शायकीन अपना रद्द-ए-अमल भी देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से भारत में ये रद्द-ए-अमल भी इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ गया है। 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय टीम में सिर्फ एक मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी कल के मैच में शरीक थे और मुतादिद भारतीय शायकीन ने बदतरीन शिकस्त का सारा मलबा अकेले मोहम्मद शामी पर डाल दिया है। सोशल मीडिया पर शामी की बदतरीन ट्रोलिंग की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। खुद भारतीय सियासतदान, साबिक खिलाड़ी और सहाफ़ी भी सोशल मीडिया पर इस तर्ज अमल के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मोहम्मद शामी, हम सब आपके साथ हैं। ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि कोई उन्हें मोहब्बत नहीं देता, इन्हें माफ़ कर दो। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा कि जब हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हर उस शख्स को सपोर्ट करते हैं जो टीम इंडिया की नुमाइंदगी करता है। मोहम्मद शामी एक पुरअज़म वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसका एक ख़राब दिन था जो किसी भी खिलाड़ी का हो सकता है। मैं शामी और टीम इंडिया के पीछे खड़ा हूँ। भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त ने ट्वीट किया, क्या हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए दोबारा घुटने टेकेगी, जिसका भारतीय हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है और मोहम्मद शामी के खिलाफ मुतासिबाना ऑनलाइन हमलों पर खामोश रहेगी? बरका दत्त ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को टैग करते हुए लिखा कि हम इससे बेहतर की तवक्को करते हैं। भारतीय मुसलमान सियासतदान असदुद्दीन अवैसी ने हुक्मरान जमात बीजेपी से सवाल किया कि क्या वो मोहम्मद शामी के साथ अपनाए गए तर्ज अमल की मजम्मत करेगी। मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का। ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है? ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन इस सवाल का जवाब वाज़ेह है। बीजेपी इस तर्ज अमल की मजम्मत कैसे करे जिसकी जिम्मेदार वो खुद है। इंतहा पसंदी के ये मुजाहरे सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहे, बल्कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों, ख़ास तौर पर कश्मीरी तलबा पर हमले किए गए, उन्हें गालियाँ दी गई, मारपीट की गई और हमेशा की तरह पाकिस्तान का एजेंट और भारत का गद्दार कहा गया था। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान विराट कोहली और टीम के मेंटोर MS धोनी ने शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गले लगाया, मुबारकबाद भी दी। मैच से पहले भी और मैच के बाद भी उनका रवैया बहुत अच्छा रहा। पूरे मैच के दौरान भी दोनों टीमों के दरमियान ज़बरदस्त माहौल रहा। पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप में कोई मैच शेड्यूल नहीं है। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला कल शाम 7 बजे न्यूजीलैंड से होगा। वही न्यूजीलैंड जिसकी टीम ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान आने के बावजूद पहले मैच से चंद लम्हे कबल दौरा मंसूख कर दिया था। पाकिस्तानी टीम के आगे क्या चांसेस हैं, इस पर बात करेंगे। साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक, फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंजी भाई, सबसे पहले परफॉर्मेंस आपने देखी, ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त फील्डिंग परफॉर्मेंस। ये कहा जा सकता है आप अपने एक्सपीरियंस से कि जी एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम का बन गया है। ये एक मैच की बात नहीं थी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। जी शाहज़ेब भाई, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना है
और जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस भी दी है ना, तो उससे पता चल रहा था कि जी एक तो इनको कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है कि जिस तरह ये खेलने, 2-3 चीज़ें पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त की हैं जिससे पाकिस्तान का पता चला कि एक तो ये कितने कॉन्फिडेंट हैं। एक तो इन्होंने 2 दिन पहले टीम अपनी अनाउंस कर दी थी, तो पता चला कि ये कितने क्लियर माइंडेड हैं कि जी इनका जहन बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है ना, अगर विलियमसन की आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने तो उसने भी कहा है कि जी पाकिस्तान टीम है ना फेवरेट हो गई है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी टीम उतारी ना, क्योंकि 7 बॉलर्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बैटिंग है हमारी वो मैं कह रहा हूँ कि 10 नंबर तक जाती है कि जहाँ हसन अली बैटिंग करता है। तो हमारी टीम में प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 से 4 स्पिनर्स हैं, और बैटिंग में हर तरह की वैरायटी है क्योंकि जी आप छक्के भी मार सकने वाले प्लेयर हैं, सिंगल दुके भी करके खेल सकते हैं, और वो लोग छक्के भी मार सकते हैं, ये वाली बात नहीं है। तो इस टाइम जो पाकिस्तान का कम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ये जितनी भी ये वर्ल्ड अभी T20 की टीमें आई हैं, सारों से बेहतर कम्बिनेशन पाकिस्तान का है। शेब भाई, ज़ाहिर है कल की परफॉर्मेंस की तो क्या ही बात है, मगर आपको लगता है कि वाकई जिस तरह परफॉर्म किया है, कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया है, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस टूर्नामेंट के लिए बन गया है पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान को बहुत अंडररेट कर रहे थे लोग, और पाकिस्तान को ये समझ रहे थे कि अंडरडॉग्स हैं और ये डार्क फोर्सेस हैं ऑफ द टूर्नामेंट है। लेकिन आप ये देखिए, पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव विन की है। पाकिस्तान ने 10 विकेटों से मैच जीता है, कोई फ्लूक नहीं है। कोई एक शॉट, कोई एक चांस लिया हो जिसमें आप ये कहें कि यार कि यहाँ पे फ्लूक हुआ है या कोई वन ऑफ चीज हुई है। पाकिस्तान 10 विकेटों से बड़ा कंपोज्ड होकर जीता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडियन टीम पे प्रेशर बहुत था। इंडियन टीम जो घबराई हुई थी, मुझे लगता था कि वो घबरा इसलिए गए हैं जी वो टॉस हारे हैं, टॉस हारने के बाद उनका मुंह चढ़ गया था, और दूसरा ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा था। मुझे पता था इनके स्पिनर नकारा हो जाएंगे, इनके फास्ट बॉलर नकारा हो जाएंगे, लेकिन जो स्पेल जो ही कर दिया उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने, उसके बाद तो जो मिडिल ऑर्डर ओपन हो गया इंडिया का, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में इंडिया तो मैच में कभी आया ही नहीं। सिकू भाई, ऐसा मैच है क्या, कुछ है नहीं कि जी फलां कैच ना ड्रॉप होता, ये तक नहीं कह सकते हम, या फिर हमारे दोनों बैटर्स थे उनमें से किसी को कोई चांस मिला हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। परफेक्ट बैटिंग, परफेक्ट बॉलिंग, परफेक्ट फील्डिंग। आपको लग रहा है एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन गया, सिर्फ एक मैच की बात नहीं है? नहीं, देखो ये जो मैच है ना, इसको हम सुपर मैच कह सकते हैं। मैं तो तवक्को ही नहीं कर रहा था कि हम इतना अच्छी तरह इनको मारेंगे। देखिए, इसमें होता है ना, जो रिजल्ट्स आते हैं तो आप A+ देते हैं, मैं तो कहता हूँ A+++ है। इतनी जबरदस्त किस्म की जीत है। जैसे अभी ये बता रहे थे फ्लॉलेस, आप बताइए कि बॉलिंग हुई, फील्डिंग हुई, बैटिंग में तो सिर्फ दोनों ही काम तमाम कर दिया। इतनी जबरदस्त है कि इसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। मेरे तो इमेजिन से बाहर है कि मैं तस्वुर नहीं कर रहा था कि इतनी बुरी तरह हम इनको मारेंगे। और जो दूसरी चीज ये कि इंडियंस हमसे इसलिए डरे हुए होते हैं, हमेशा डरे हुए होते हैं। अगर आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद हो, हमें सेमीफाइनल से निकालने के लिए, ताकि उनका सामना हमारे से ना हो, उन्होंने इंग्लैंड को मैच जिताया, जिसका बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि भारत जो है वो मैच ही नहीं जीतना चाह रहा था, और ये उसने किताब में लिखा और उसकी ट्वीट भी हुई थी। तो ये हमसे इतने डरे हुए होते हैं। मगर इस वक्त ये जो कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान हमेशा जो है जब इस किस्म का स्टार्ट लेता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। इस वक्त हर चीज पाकिस्तान की परफेक्ट है, इन्हें कोई चीज नई नहीं करनी चाहिए। इसी थ्योरी के साथ, इसी बेसिक्स के साथ चलेंगे तो ये आई एम 100% श्योर के सेमीफाइनल के थ्रू तो हम हो ही जाएंगे। और हो सकता है कि अगर इंडिया इसके बाद दोबारा उठा तो हमारा दोबारा एक टाकरा उनसे फाइनल में हो जाए। इजी भाई, एक अहम बात, ज़ाहिर है जो बैटिंग है बाबर आजम की वो तो है ही शानदार, मगर उनकी कप्तानी पर काफ़ी सवालात उठते थे। मगर कल जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है, कंपोज नजर आए, प्रेशर में नहीं नजर आ रहे थे, फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे थे। आपको लगता है कि बाबर आजम ने बतौर कप्तान भी एक अच्छा परफॉर्म किया कल की शाहजेब भाई? जो सारों से ज़बरदस्त बात थी वो बाबर आजम की कैप्टनसी थी। शाहीन की परफॉर्मेंस थी, बाबर की अपनी परफॉर्मेंस थी, रिजवान की परफॉर्मेंस थी। लेकिन जिस तरह बाबर आजम ने, मैं कल की कैप्टनसी की बात नहीं करूँगा, अगर आप इसने अपना कम्बिनेशन ये अपने माइंड में इतना क्लियर था कि इसने 2 प्रैक्टिस मैचेस में भी इसी कम्बिनेशन के साथ खेला है, और इसने 2 दिन पहले, मैच से पहले, अपने 12 लड़के अनाउंस कर दिए हैं। इंडिया नहीं अनाउंस कर सका था मैच से पहले, अपना कम्बिनेशन क्लियर नहीं कर रहे थे। और जो इसकी कैप्टनसी दिखी है कल, सारों से अच्छी चीज़ मैं ये समझता हूँ,
कि टीम आपके पास जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर आपका लीडर सही ना हो, लीडर अगर डिसीजन सही ना ले, तो आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबर आजम की कल हमने नहीं कि जी यहाँ इस पे बैठ के हम सारों ने तारीफ़ की है, सारी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है, जिस तरह उसने कैप्टनसी की है, जिस तरह उसने अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया है, जिस तरह उसने फील्ड प्लेसमेंट की है, कि जो उसने इंडिया पे पूरे 20 ओवर प्रेशर उनके ऊपर रखा है कि जी प्रेशर हटने नहीं दिया। बॉलर्स ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन बाबर आजम की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो हम बाबर आजम को ग्रेट प्लेयर तो जानते हैं सारे, लेकिन जिस तरह बाबर आजम ने कल अपनी कैप्टन्स की स्किल्स दिखाई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेट कप्तान भी बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, तो जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। और इस टूर्नामेंट के T20 में कि जी बड़ा अच्छा साइन नज़र आ रहा है कि जी आपके कप्तान का, लीडर का है ना, मेरा कॉन्फिडेंट होना, उसको अपने डिसीजन पे एतमाद होना, ये बड़ा ज़रूरी है। जो कल सारों से अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी। शोएब भाई, आप बताइएगा बाबर आजम की कप्तानी। वो कैप्टन इसलिए कैप्टन नजर आ रहा था कि पिछली मैनेजमेंट ने उसको दबा के रखा हुआ था। पिछली मैनेजमेंट उसको सांस लेने देती थी, उसको पर्चियां भिजवा के कप्तानी करवाते थे। आज जब मैनेजमेंट जरा इजी हुई है, आज वो कप्तान बन के दिखाया आपको। आज वो आपको पहली दफा एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन नजर आया है, क्योंकि उसके बाद उसको वो पर्चियां नहीं भेज रहा था। तो पिछली मैनेजमेंट में उसको दबाया हुआ था, ना उसको टीम से ही टीम देते थे, ना ही उसको फैसला लेने देते थे। अब उसने स्टैंड लिया रमीज राजा के साथ उसने कि जी मुझे वो टीम चाहिए जो मैंने खिलानी है, और चेंजेस हुई पाकिस्तान टीम में। तो इसलिए कप्तान लग रहा था ना कि जब उसको इख्तियार मिला है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह रिजवान ने रिस्पॉन्ड किया बाबर के साथ, तो वो बड़ा कमेंडेबल था। और वो ये था कि पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान को आने ही नहीं दिया मैच के अंदर, कि आप कभी मैच आ सके हो। और बाबर आजम जो मुझे पहले दफा कप्तान लगा है, वो इस वजह से लगा है कि उसके पास इख्तियार था पहले दफा, फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए भाई, ज़ाहिर जो बैटिंग है उसमें तो किसी की बारी आई नहीं, मगर जो बॉलर्स को इस तरह इस्तेमाल किया, कोहली मुसलसल क्रीज पर हो, उसके बावजूद प्रेशर मुसलसल बरकरार रखा, जो इंजी भाई भी कह रहे हैं। कल कप्तानी के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे बाबर आजम की? जो शोएब ने बोला, मैं 100% से एग्री करता हूं। मैं भी यही कहने वाला था कि जो जब से ये मैनेजमेंट हटी है, उसको मेरे ख्याल से फ्री हैंड मिला है, और अगर उसको फ्री हैंड मिला है, उसने बहुत काम। हमारे यहाँ कप्तान वही कामयाब होता है जिसको हाथ में उसके हाथ बिल्कुल खोल दिए जाए, ताकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल लेगा कि मैंने टीम खिलाई, मैंने मेरे वजह से हारे। तो इस लिहाज से आई टोटली एग्री विद शोएब। शोएब ने बोला है कि उसको हाथ, वो हम हमेशा कहते थे ये स्क्रिप्टेड कप्तानी करता है कि 2 ओवर उससे कराने, 4 ओवर इससे कराने, आखिरी में स्पिनिंग ट्रैक हो, उसको हफीज को बॉलिंग ही नहीं देनी, तो हसनैन को खिला लिया, उसको बॉलिंग नहीं देनी। अजीब और गरीब किस्म की चीजें इसने इंग्लैंड में की थी, मगर यहाँ टोटली डिफरेंट लगा है। मगर हमें एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान को एक लम्हे के लिए भी अंडर प्रेशर नहीं आया, एक लम्हे के लिए। पहले ही ओवर से पाकिस्तान उनके ऊपर इतने ऐसी चढ़ाई की कि उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं आया, और प्रेशर नहीं आया तो इसलिए हमें अभी ये कहना कि बस ये ग्रेट कैप्टन हो गया, वी हैव टू वेट एंड सी। इसलिए कि अब प्रेशर जब आएगा दोबारा हम उसको देखेंगे कि प्रेशर के अंदर हाउ ही वर्क्स। मगर कल उसने बहुत अच्छी अक्लमंदी के साथ जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की ओवर की, इट वाज एक्सीलेंट, और जिस तरह उसने बॉलिंग करवाई है, तो अगर वो वाकई ये बात सही हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी साइन होगा। और इसी भाई, ज़ाहिर जो बॉलर्स का कॉम्बिनेशन है वो तो हमने देखा कल किस तरह वर्क करता नजर आया। हारिस रऊफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि उनके बारे में बहुत तासुर था कि वो माइंड नहीं उस तरीके से अप्लाई कर पाते हैं अगर एक दफ़ा मार पड़ रही हो, मगर बहुत वैरायटी भी देते नजर आ रहे थे। जो बैटिंग है वो सबकी आई नहीं। आपके ख्याल में टीम यही रखी जाए और ये टीम सलाहियत रखती है वर्ल्ड कप जीतने की, या उसमें कोई तब्दीली की जानी चाहिए? नहीं शाहज़ेब भाई, मेरा नहीं ख्याल कि जी इस टाइम है ना किसी तब्दीली की ज़रूरत है। एक तो विनिंग कम्बिनेशन है और सारी चीज़ें, बॉलर्स जो भी चीज़ कल पाकिस्तान ने की है वो अल्लाह का शुक्र है कि जी बिल्कुल ठीक हुई है। और लेकिन ये बैटिंग अब कल तो वारी नहीं आई, लेकिन मैं आपसे पहले भी यही चीज़ कह रहा था कि प्रैक्टिस मैचों में भी बाबर ने इसी कम्बिनेशन को, इसी बैटिंग को ट्राई किया है, क्योंकि जी हफीज़ भी वहीं खेल रहे थे अपने 4 पे, मलिक भी 5 पे,
और आसिफ भी 6 पे खेल रहे थे, तो यही बैटिंग है। और पाकिस्तान को किसी अभी कम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये टीम इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा और T20 में ना जो सारों से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको बिल्कुल छोटे से टाइम में ना ज़्यादा एकदम है ना अपनी सारी स्किल्स है ना शो करनी पड़ती हैं। उसमें बास टाइम आपसे 1 से 2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं भी होती, लेकिन जिस टाइम कप्तान उनको कॉन्फिडेंस देता है कि जी मैं अपनी टीम चेंज नहीं करता, तो ये वाली टीम है ना फिर है ना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो अभी तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है कि सारे बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त की है, और जिन्होंने बैटिंग की है 2 ने वो अच्छा किया, और ये हमारे नीचे वाले बैट्समैन भी जो दूसरे हैं तो ये भी एक्सपीरियंस बैट्समैन है। तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी किसी चीज़ की हमें चेंजिंग की ज़रूरत है। शोएब भाई, कल का भी बड़ा मैच है और जाहिर है पॉइंट्स के लिए तो और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए तो है ही अहम, मगर इस मैच से भी हमारे जज्बात मुंसलिक हो गए हैं जो न्यूजीलैंड ने किया था पाकिस्तान के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन बेहतर है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ा जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है आपके ख्याल में? देखें, बात यह है कि कल से सारी दुनिया ये कहना शुरू होगी। जब मैं कह रहा था कि ये वर्ल्ड चैंपियन है टीम, तो लोग कह रहे थे आप मजाक कर रहे हैं। तो मैं उनसे कह रहा मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स पूरे हैं, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, ऑलराउंडर्स पूरे हैं, मिडिल ऑर्डर पूरा है। आप क्या चाहते हो इसके अलावा? क्या हो इन स्लो विकेटों के ऊपर? 4 स्पिनर है आपके पास, 4 ऑलराउंडर है आपके पास, ओपनर है आपके पास, आपके पास फास्ट बॉलर है। तो ये वाइड टीम है जो वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। लेकिन लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते थे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज वन ऑफ मोस्ट फॉर्मिडेबल साइड इन द वर्ल्ड जो T20 का फॉर्मेट सबसे अच्छा खेलती है। दुनिया इंडिया को मानती थी, इंडिया इज अ ग्रेट साइड, बट देखिए उनकी बॉलिंग मुझे काफी नकारा लगी कल। मुझे उनकी बॉलिंग का कोई समझ नहीं आई कल क्यों कोई ऐसा उनका ना फास्ट बॉलर ना स्पिनर मुझे लगा कि कोई मैच में उनको वापस ला सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई ऐसा स्पिनर या फास्ट बॉलर लगा कि यार अभी ये मैच बदला देगा। लेकिन ना मुझे लगा विराट कोहली कल कोई ऐसी इनिंग्स खेल रहा हो या कल कोई ऐसा चार्ज ले रहा हो कि जिसकी वजह से लगे कि वो मैच को तब्दील कर देगा। और वो पिछले 17-18वां ओवर में 4 बॉलर डॉट खेल गया। तो मेरे ख्याल में कि आई थिंक पाकिस्तान ने 4 शाने चित कर दिए इंडिया की, और ये बता दिया कि वी आर बेटर टीम। जी सिक्कू भाई, टीम यही रखी जाए, बेहतरीन टीम है? बिल्कुल, अभी कोई तब्दीली नहीं, कुछ नहीं, यही टीम खेलनी चाहिए, बेसिक्स के साथ जाना चाहिए। अभी 4 मैच और हैं, खुदा ना करे किसी की इंजरी हो जाती है, देन यू कैन चेंज। और अगर किसी की फॉर्म नहीं लगती तो फिर आप चेंज के लिए बात करते हैं। चेंज के अंदर में जो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, एक हैदर अली है और एक आपका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है नवाज, ये 2 हैं। उसके अलावा हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए, इसी टीम को लेके चलना चाहिए। रिदम बना हुआ है, तो ये 2 लड़कों की थोड़ी सी चेंज हो सकती है अगर किसी की फॉर्म खराब हो या कोई खुदा ना करे कोई इंजरी हो जाए। अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब कुछ ठीक जा रहा है, बेसिक्स है। और जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, इंजी ने भी बात की और सब ने, कि हम वो टीम को लेके चल रहा है, उसमें वो जो कॉन्फिडेंस दिया है कि जी यही लड़के खेलेंगे, विच इज अ वेरी गुड साइन। और अगर इसी टीम को हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, बस इंजरी का ख्याल रखें और पिचेस और कंडीशंस हमें सूट करती है, और इससे अच्छा हमें मौका नहीं मिलेगा कि दोबारा हमें कप उठाएं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, टीम अच्छी लग रही है, ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, ये कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये सभी की राय है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज से फिर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में तजावुजात के खिलाफ समाअत का आगाज हो गया है। आज पहले ही दिन नस्ला टावर के रिहायशियों को बड़ा धचका लगा है और उनकी उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं और वो अपने कीमती सरमाए से महरूम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अदालत ने हतमी हुक्म सुना दिया है कि 1 हफ्ते में नस्ला टावर को कंट्रोल्ड एम्यूनेशन ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया जाए और इस अमल के दौरान करीबी इमारतों या इंसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अदालत ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि वो नस्ला टावर के मालिक से मुतासरीन को रकम वापस दिलवाएं और इस हवाले से 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराई जाए। ये एक अहम मामला है जो पिछले 4 महीने से सुप्रीम कोर्ट में है और खबरों की जीनत बना हुआ है और इस वक्त सूरत हाल नस्ला टावर के रिहायशियों के हक में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही नजरसानी की अपील मुस्तरद कर चुकी है। जिला इंतजामिया ने बिल्डिंग खाली कराने के लिए 27 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है, जिसमें अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और अब अदालत ने बिल्डिंग गिराने की हतमी डेडलाइन और उसका तरीका कार भी बता दिया है। मगर इस सब के दौरान नस्ला टावर के रिहायशी बेबस नजर आ रहे हैं। वो हर फोरम पर एहतजाज करते रहे कि उन्हें बेघर करने से पहले कम से कम उनके पैसे वापस दिलवाए जाएं। सिंध हुकूमत के ज़राए का दावा है कि बिल्डिंग गिराना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्ट के जरिए बिल्डिंग गिराने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है और दूसरा
बिल्डर से मार्केट रेट पर पैसे दिलवाना मुमकिन नहीं होगा। इस मामले के अलावा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कई और केसेस पर भी समाअत हुई और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हाई कोर्ट के कई हुक्म इम्तना मुअत्तल करते हुए गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले से तजावुजात खत्म कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। समाअत के दौरान अदालत सिंध हुकूमत पर बरहम हुई और वजीर आला सिंध को तलब किया गया, जिसके बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अदालत के सामने पेश हुए और उनका बेंच से दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने वजीर आला सिंध से कहा कि वजीर आला साहेब, ये सिर्फ कराची का नहीं पूरे सिंध का मामला है। मैं कल हैदराबाद से होकर आया हूँ, धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। पार्कों और खेल के मैदानों पर कब्जा हो चुका है। अभी हम इंडोनेशिया गए थे जो कराची से बड़ा होने के बावजूद सरसब्ज था। आप बताएं क्या प्लान है आपका? हमारी सड़कें देखें, कहीं साइन वगैरह कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले मैं गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड से आया, सारे रोड टूटे हुए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने वजीर आला से मुकालमा किया कि आपके मातहत इदारों में क्या हो रहा है। मास्टर प्लान मांग रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहा। नालों के मुतासरीन को मुतबादिल जगह देने का कहा था, मगर सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं। क्या मुतासरीन के लिए पैसे हैं? इस पर वजीर आला सिंध ने जवाब दिया कि नालों के मुतासरीन की बहाली का काम हमने वफाकी हुकूमत के साथ बैठकर किया है। मुतासरीन की बहाली के लिए 36 अरब रुपए की रकम दरकार है। इस दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने सिंध हुकूमत की जानिब से बहरिया टाउन की रकम में से 10 अरब रुपए मुतासरीन की बहाली के लिए मांगे जाने पर कहा कि अमल दरामद बेंच ने कहा है कि सिंध के लोगों का पैसा है, सिंध पर खर्च होगा। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि अभी वो पैसे आए नहीं हैं, आप पैसे मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि हम यहाँ मसाइल सुनने नहीं आए, हल बताएं। इस पर वजीर आला सिंध ने जवाब दिया कि 10 अरब रुपए की फौरी ज़रूरत है और काबीना ने 1 अरब की फौरी मंजूरी दी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि बहुत अफसोस की बात है कि मुतासरीन की बहाली के हमारे पास फंड नहीं है। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने नालों के मुतासरीन का हवाला देकर वजीर आला सिंध से मुकालमा किया कि ये वो लोग हैं जिन्हें जराइम पेशा लोगों ने वहाँ बिठाया। इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे और जवान बच्चियाँ हैं। आप वजीर आला हैं, आप सुकून की नींद कैसे सो सकते हैं? इस पर जब वजीर आला सिंध ने कहा कि हम करेंगे 10 अरब का बंदोबस्त, कोई मसला नहीं है, 2 साल में मुतासरीन की बहाली मुकम्मल हो जाएगी, तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि हम आपका ये बयान रिकॉर्ड करेंगे कि आप मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। इस दौरान वजीर आला सिंध ने इंतजामी मसाइल का एतराफ़ भी किया। उन्होंने कहा कि इंतजामी तौर पर मसाइल का सामना है, हमारे पास ऑफिसर्स नहीं हैं। आज समाअत के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब और मोजिस बेंच के दरमियान भी मुकालमा हुआ। मुर्जा वहाब ने अदालत को बताया कि कराची में 200 रिफाई प्लॉट्स हैं, KMC के 42 पार्क्स फ़ाल हैं और 9000 दुकानें भी हैं, 9 पेट्रोल पंप हैं। दुकानों का किराया बढ़ाया जा रहा है। मैं रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अपना शहर है, 2-2.5 माह में जो कर सकता था किया है। इस दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब पर बरहम हुए और रिमार्क दिए कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं? इस पर मुर्जा वहाब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं सिर्फ अपना बोलने का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि आप हमारी इजाज़त के बाद ही बोलेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने मुर्जा वहाब को चले जाने का हुक्म दे दिया। आज अदालत ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराने और बिल्डर से अलॉटीज़ के पैसे वापस दिलवाने का हुक्म जारी किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नस्ला टावर के रिहायशी मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी जो इस वक्त मुलाकात भी हुई है आबाद के नुमाइंदों से, क्या कोई सेटलमेंट की गुंजाइश बन रही है कि आप लोगों को आपके पैसे वापस मिल जाए? अदालत ने तो साफ साफ हुक्म दिया है, आपका क्या लाएअमल है? सर, जैसा कि आज आपने देखा कि नस्ला टावर के लिए जो हुक्म आया है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एटलीस्ट हमें इस फैसले से एटलीस्ट थोड़ी उम्मीदें बन गई हैं कि एटलीस्ट उन्होंने कमिश्नर को पाबंद किया है कि हमारी पेमेंट्स हमें दिलवाई जाएं। लिहाजा सर हमने रब्ता किया है आबाद के मेम्बरान से कि भाई अभी इसके लिए कुछ लाए अमल बनाया जाए, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह कल के तारीख के अंदर हम इंशाल्लाह ताला बैठ के आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है हम वो कोशिश करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपको मार्केट रेट पर पैसे मिल जाएंगे? जी बिल्कुल। हमारा तो मुतालबा यही था ना कि सर हमें मार्केट रेट पे पैसे मिल जाए, क्योंकि आज के दौर में सर अगर हम पुराने रेटों पे पैसे लेंगे तो हमारे पास कोई हासिल नहीं है इसका। सर हम खाली चीफ जस्टिस साहब से यही गुजारिश करेंगे कि सर हमें जैसा कि आपने ये हुक्म दिया है इसके ऊपर पूरा अमल दरामद कराएं। और प्लीज़ सर एक और रिक्वेस्ट ये है कि सर कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसके घर को तोड़ा जाए, लेकिन सर मसला ये है कि सर आप कोई ऐसा फोरम या कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट कर दे कि सर ये इस तरीके से आपको फ्लैट की कंफर्मेशन करनी है, ताकि आगे जाके हम किसी भी जगह अगर कोई अपनी रिहायशी जगह लेते हैं तो उसका भी टूटना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। किसी का भी घर टूटना ये बस एक, मैं आपको क्या बताऊं कि 4 साल इस जगह पे रहने के बाद एक जगह की वर्थ हो जाती है दिल के अंदर। तो सर उसके लिए हमें ये एटलीस्ट फोरम मेरे बताइए कि आगे जाके किसी का भी घर न टूटे, मेरा नहीं सर किसी का भी घर। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से चंद घंटे पहले ही
अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का नाम तजवीज़ किया है। आज बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई और इस दौरान जाम कमाल और उनकी इत्तेहादी जमातों यानी अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी के अरकान असेंबली में मौजूद नहीं थे, जबकि बलूचिस्तान की वज़ारत आला के नए उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने आज असेंबली के इजलास के बाद गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा को अपना इस्तीफा जमा करा दिया है। इस हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान के तर्जुमान अब्दुल रहमान केथरान का कहना था कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को आइंदा वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया है। सूबे में नई हुकूमत साजी के बारे में उनका कहना था कि BNP अवामी, JUI और बाप के नाराज़ अरकान आने वाली हुकूमत में शामिल होंगे, जबकि हुकूमत साजी से मुतालिक PTI के साथ मुशावरत जारी है। जबकि इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर अहमद बुलेदी ने भी बतौर नए वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के नाम की तस्दीक कर दी है। अभी एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। जाम कमाल खान जो ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बलूचिस्तान असेंबली से चाहे उन्हें 2 वोट भी मिले वो भी उनके लिए इज्जत की बात होगी, उन्होंने अपने इस बयान के चंद दिन बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया। और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो आज से तकरीबन 3.5 साल पहले बलूचिस्तान में नून लीग के वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलाने में पेश थे और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफ़े के बाद बलूचिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आला बन गए थे, आज एक बार फिर वो अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला को हटवाकर उनकी जगह वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान केथरान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान की नई काबीना में पार्टी के नाराज़ अरकान समेत अपोजिशन जमातें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, JUI के अरकान शामिल होंगे। और इस दावे के मुताबिक वो जमातें जो वफाक में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन में हैं और बलूचिस्तान की वो जमातें जो इससे पहले सूबाई असेंबली में अपोजिशन में थी वो अब हुकूमत का हिस्सा होंगी। सिर्फ यही नहीं, बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अब 2 अलग अलग धड़ों में तकसीम हो गई है। एक वो धड़ा है जो अब नई सूबाई हुकूमत का होगा और एक वो धड़ा है जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के साथ खड़ा था। अब देखना है कि इनमें से कितने लोग जाम कमाल का साथ देते हैं या फिर उनके साथ रहते हैं, क्योंकि जाम कमाल खान जुम्मे के रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में वाज़े कर चुके हैं कि हार जीत सियासत का हिस्सा है, नाकामी भी हुई तो ज़बरदस्त अपोजिशन बनकर दिखाएंगे। हार जीत सियासत का हिस्सा है। हम हर लिहाज पे इंशाल्लाह खड़े हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे और अगर नाकामी भी हुई तो हम इंशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त ऑपोजिशन बन के भी इनको सामने दिखाएंगे। तो आपको हटा के आप ही की पार्टी का वज़ीर आला बन गया तो फिर भी ऑपोजिशन करेंगे? देखिए, कुछ भी हो और मुझे तो बड़ी हैरत होगी कि अजीब हुकूमत बाद में बनेगी कि ऑपोजिशन वाली अपनी चेयरों पे बैठे रहेंगे और 14 या 10 के लोग जो है इस तरफ हुकूमत बना के बैठे होंगे। तो क्या सूरत हाल है, बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से रिपोर्टर जी न्यूज़ सलमान अशरफ। सलमान, बहुत शुक्रिया। सलमान, क्या बाप पार्टी के बहुत सारे अरकान खड़े रहेंगे जाम कमाल खान साहब के साथ और क्या अपोजिशन के साथ मिलकर अब अगली हुकूमत बन रही होगी? ये क्या सूरत हाल है? जी शाज़ेब, इस हवाले से जो हुकूमत साजी की बात है उस पर आज हमने सरदार अब्दुल रहमान केथरान के बयान के बाद जब जमीयत उलमा इस्लाम और BNP मैंगल के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि अभी तक उनकी जानिब से इसी किस्म की कोई आमादगी ज़ाहिर नहीं की गई। उनकी अपनी पार्लिमानी बोर्ड है, इजलास है, उनका इजलास होगा जिसके दरमियान ये तय पाएगा कि आया वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। जबकि दूसरी जानब जब रात गए इस्तीफ़ा मौसूल हुआ था वज़ीर जाम कमाल खान का, उसके बाद जो बाप पार्टी के ये नाराज़ अरकान थे, ये जो इत्तेहादी बाप पार्टी के दीगर लोग जो जाम कमाल खान के साथ थे उनके पास रात गए इन्होंने आपस में एक दूसरे से गिले शिकवे रखे और उन्होंने ये ऑफ़र की कि हम दोनों एक ही हैं, बाप पार्टी का हिस्सा हैं, आप आ जाएं, हम बेहतर अंदाज में चलेंगे, जो हमारे दरमियान गिले शिकवे से दूर किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि आया वो बाप पार्टी के कितने लोग इनके साथ शामिल होते हैं, आया जमीयत या BNP मैंगल उनके गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जाती है या नहीं है। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अभी तक तमाम जो सिचुएशन है वो मुहिम है। ताहम अपोजिशन ने एक बात मीर कुद्दूस बिजंजो और उनके दीगर तमाम रुफ़का को ये वाज़े की है कि वो किसी सूरत भी गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे और जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत होगी वो अपना वोट उस नाराज़ अरकान और जो इत्तेहादी जमात के लोग हैं उनके हक़ में इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त सूरत हाल वाज़े नहीं है, आइंदा चंद दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि आया अपोजिशन ज्वाइन करती है गवर्नमेंट को या फिर जो नाराज़ अरकान है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो आते हैं। ताहम इसी दौरान एक अहम डेवलपमेंट हमने ये देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो भी अमेरिका से अपना दौरा मुख्तर करके वापस आ गए हैं। उन्होंने आज इजलास तलब किया था अपनी पार्लिमानी पार्टी का और पार्लिमानी पार्टी ने जो उनके तर्जुमान ने अपना बयान जारी किया उनके मुताबिक सरदार यार मोहम्मद रिंद जो हैं वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं
और बाबर मूसा खेल जो इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं वो स्पीकर का इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना बयान जारी किया है। तो सूरत हाल जो आइंदा चंद दिन है उसमें मज़ीद जो सूरत हाल है वो कुछ गंभीर हो जाएगी। उसके बाद ही कोई नतीजा निकल पाएगा कि आया नाराज़ अरकान ज्वाइन करते हैं या जो अपोजिशन है वो नाराज़ अरकान जो मीर कुद्दूस बज़ंजो की क़यादत में लोग हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल करें। मुल्क की मईशत के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। इत्तलात यही है कि हुकूमत ने टैक्स बढ़ाने से लेकर कीमतों में इजाफों तक तमाम शराइत मान ली है, मगर IMF फौरी तौर पर अमल दरामद चाहता है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। और इस गैर यकीनी की सूरत हाल में रुपया मुसलसल गिरकर $8 के मुकाबले में $174.43 पर आ चुका है। हुकूमत ने बजट $153 वैल्यू पर बनाया था और उसके बाद रुपया तकरीबन $22 गिर चुका है। और IMF के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी ना होने की एक वजह IMF का ये इसरार है कि सरकारी इदारों के तकरीबन 50,000 बैंक अकाउंट्स को बंद किया जाए और सारा पैसा स्टेट बैंक के पास एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में मुंतकिल किया जाए। शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF का इसरार है कि वजारत दिफा और अफवाज के अलावा सरकारी इदारों जैसा कि OGDC, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर इदारों के कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट्स को बंद किया जाए। और इस काम के लिए वजारत खजाना ने एक और साल की तौसी मांगी, मगर IMF ने इनकार कर दिया। खबर के मुताबिक IMF के इस मुतालबे का मकसद कमर्शियल बैंक्स में पड़े अरबों रुपए को वापस हुकूमती इख्तियार में देना है, जो वजारत खजाना की मुतादिद हिदायत के बावजूद मुख्तलिफ हुकूमती इदारों ने कमर्शियल बैंक्स में रखे हुए हैं। जबकि मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के कमर्शियल बैंक अकाउंट्स में 2,900 अरब रुपए पड़े हैं और हुकूमत पहले ही IMF की बात मान चुकी थी कि इन पैसों को एक ट्रेजरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, मगर ताकतवर वजारतों ने यह काम मुकर्ररा वक्त पर नहीं किया। और अब IMF एक कदम आगे बढ़कर कमर्शियल बैंक्स में पड़े तमाम डिपॉजिट, जिसमें वजारत दिफा और अफवाज के अकाउंट्स भी शामिल हैं, उनकी फौरी तौर पर स्टेट बैंक को मुंतकली चाहता है। खबर के मुताबिक वफाकी वजारतों और इदारों के 1665 अरब रुपए और सूबाई हुकूमतों के 1100 अरब रुपए कमर्शियल बैंक्स में रखे हुए हैं और कमर्शियल बैंक्स इसी हुकूमती पैसे से हुकूमत ही के ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी करके हुकूमत ही से अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि इन पैसों पर जो सूद बैंक्स मुख्तलिफ वजारतों को या डिविजन्स को देते हैं वो ट्रेजरी बिल्स पर मिलने वाले सूद से 4 से 5% कम है, जिससे हुकूमत को सालाना 150 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इत्तलात हैं कि IMF टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और टैक्स बढ़ाने के लिए फौरी कानून साजी चाहता है, जिसकी वजह से भी अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी शहबाज राना और मेहताब हैदर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज, बार बार खबर आती है कि जब कामयाब होने वाले हैं, शायद अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पाकिस्तान ने शराइत भी मान ली हैं, मगर फिर कुछ नहीं होता है। कहाँ बात रुकी हुई है, क्यों नहीं ब्रेक थ्रू हो रहा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो जो मैं बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो कम्युनिकेशन का कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कि हुकूमत क्या IMF के साथ बात कर रही है इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑफिशियली हम अपने ज़राए से बात करते हैं तो हमें कहा जाता है जी कि आज बात हो जाएगी, कल बात हो जाएगी, आज प्रेस रिलीज़ आ रही है, कल आ रही है। तो ये जो सिलसिला है ये 15 अक्टूबर से चल रहा है। आपको याद होगा 15 अक्टूबर को जब वाशिंगटन में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि सेक्रेटरी ख़जाना को मैं पीछे छोड़ के वाशिंगटन जा रहा हूँ, मंगल तक हमने डाटा एक्सचेंज कर लिया है और वो नंबर्स हमारे वैलिडेट करेंगे और उसके बाद मामला तय पा जाएंगे। उन्होंने बोला जी कि मैं फिर वापस अगर ज़रूरत पड़ी तो वाशिंगटन आऊँगा। तो शौकत तरीन साहब ना सिर्फ वाशिंगटन वापस जाते हैं बल्कि वो जो स्टे होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का और फाइनेंस एडवाइज़र का वो भी एक्सटेंड जुमेरात तक हो जाता है। तो एक होप थी कि जो लास्ट वीकेंड गुजरा है शायद उसके ऊपर बाकायदा जो एक अलामिया है IMF का वो आ जाए, लेकिन अभी तक ना तो कोई इलामिया वहाँ से आ रहा है और दूसरा उसके अंदर जो ज़्यादा बड़ी एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है और जो अनसर्टेनिटी है वो ऑन पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ऑफिशियली खामोशी है। हमें जब भी हम बात करते हैं, मेरी आज 3-4 लोगों से बात हुई है तो कह रहे हैं जी कि आज रात भी प्रेस रिलीज आ सकती है, कल भी आ सकती है। तो दिस इज़ दी स्टेटस, लेकिन ऑफिशियली वहाँ पे बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अगर आप ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा लें तो लग ऐसे रहा है कि बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होता है MEFP, जो कि प्रोग्राम की बेस होता है जिसके अंदर वो सारे खदोखाल होते हैं, वो तमाम शराइत होती हैं जिसके तहत जो प्रोग्राम के ऊपर एग्री होता है और उसके बाद दोनों जो साइड्स होती हैं उन्होंने उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है। तो MEFP ही पाकिस्तान को जो दिया गया IMF की तरफ से वो लास्ट मंडे को दिया गया और अगर इस प्रोसेस को बहुत भी फास्ट ट्रैक कर लें, एवरीथिंग इज स्मूथ,
फ्रेंडली एंड क्वार्डियल, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इस वक्त जो मेरी इतलात हैं, जो MEFP पाकिस्तान को दिया गया था, उसके मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स होते हैं, पावर का होता है, FPR का अलहदा होता है, फाइनेंस का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो रेलिवेंट लोगों को भेजा गया और उनके ऊपर कमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो ये तो एक टेक्निकल लेवल के ऊपर चीज़ है। इसके साथ ही जो मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, वो क्या पाकिस्तान ने जो इक़दाम करने हैं, और जो फाइनेंस एडवाइज़र शौकत तरीन साहब की आखिरी मुलाकात वहाँ पे हुई थी वाशिंगटन में, वर्चुअली बात उनकी हुई थी, क्या वो पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड विद द IMF है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मार्च 2021 में भी इसी तरह की कमिटमेंट्स दी गई थी, काबीना की मंजूरी भी IMF ने ली थी, आपने भी प्रोग्राम किया था, मैंने भी स्टोरी की थी, क्योंकि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है और ये प्लान काबीना से मंजूर करवाया गया था। इसी तरह जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून था, मुजावजा जो बिल था जिसकी काबीना ने मंजूरी दी, वो बगैर काबीना ने पड़े हुए मंजूरी दी थी, वो भी पाकिस्तान ने कमिट किया था। बाद में इन दोनों चीज़ों से पाकिस्तान बैक ट्रैक कर गया। तो उसका नतीजा अब ये निकला है कि IMF जो है इस दफ़ा एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल है, दूसरा इस दफ़ा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा हाश भी है। तो ये वो बुनियादी फैक्टर्स है जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान भी इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि हतमी बात कर सके। हुकूमत की कोशिश ये है कि पहले IMF की तरफ से इलामिया आ जाए, उसके बाद हुकूमत जो है उसके ऊपर अपना जो भी उन्होंने स्टेटमेंट देना होगी वो देगी। बट हैविंग सेड दैट, एज वी स्पीक नाउ देयर इज़ नो क्लैरिटी कि वेयर द IMF प्रोग्राम स्टैंड्स। इसका नुकसान ये हो रहा है कि हुकूमत अपने तरीक़ों से कुछ खबरें लीक कर रही है, कुछ वो ट्विटर हैंडल से कुछ चीज़ों को मैनेज करने जा रही है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ना तो कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है एज सच, क्योंकि जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वही तर्जुमान होते हैं वजारत के, उनकी तरफ से भी मुकम्मल खामोशी है। मार्केट में अनसर्टेनिटी, आपने 2 बातों का जिक्र किया, स्टॉक मार्केट आपने देखा आज उसने कैसे बिहेव किया, रुपया जो है वो ग्रेजुअली उसकी वैल्यू में कमी होती जा रही है और वो उस खतरनाक हिंसे की तरफ बढ़ रहा है जिसका हमने शायद उसका तसव्वुर तो किया था, लेकिन हम समझ नहीं रहे थे कि ये हुकूमत कभी इंप्लीमेंट भी करेगी। तो दिस इज द कॉस्ट दैट द कंट्री इज पेइंग बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द कम्युनिकेशन। मेहताब, आप बताइएगा, क्या दुरुस्त है कि कीमतों में इजाफे से लेकर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने तक हुकूमत ने बातें सारी मान ली हैं, उसके बावजूद IMF फौरी तौर पर कोई अमल दरामद चाहता है? ट्रस्ट गैप है इस वक्त? देखिए, बुनियादी तौर पे आप अगर देखें कि ट्रस्ट गैप तो है, और उस ट्रस्ट गैप की बुनियादी वजह ये है कि जब आपने बजट पेश किया तो वो बजट जो है उसमें 3 महीने गुजरने के बाद ही इतनी ज्यादा स्लिपेजेस आ चुकी हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पार्लियामेंट ने जिस फिगर को अप्रूव किया था वो था $2.3 बिलियन और IMF की असेसमेंट थी $4 to $6 बिलियन के दरमियान। आप उसी में देख लें, अगर 3 माह में देखें तो $3.4 बिलियन को टच कर चुका है, और अगर इसी स्पीड से बरकरार रहे तो ये $14 बिलियन को टच कर जाएगा। यानी 10 to 12 बिलियन का गैप है उसके अंदर। और अगर आप फिस्कल साइड पे देखें तो आपने जो है वो बजट के अंदर ये कमिट किया था कि आप पेट्रोलियम लेवी के जरिए 610 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, और वो जो है अभी आप देख लें 4 से 5 रुपए, आप 5 से 6 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके अंदर भी 450 से 500 अरब रुपए का गैप है। तो जब इतने बड़े गैप्स मौजूद हो तो फिर IMF की प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? IMF की प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आप मॉनेटरी साइड पे, एक्सचेंज रेट की साइड पे और करंट अकाउंट की साइड पे मेजर्स लें ताकि इकोनॉमी जो है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। एक तो इशू है, और दूसरा मैं समझता हूँ जिस चीज का शहबाज राना साहब ने जिक्र नहीं किया और मैं समझता हूँ वो जरूरी है, एक तो मैं समझता हूँ कि इतनी टेक्निकल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इतनी वीक टीम जो है वो कम से कम, मुझे 22 साल का तजर्बा हो गया है मेरा जर्नलिज्म में और इकोनॉमी को कवर करते हुए, इतनी वीक टीम हमने नहीं देखी होगी। यानी बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लीड कर रहे हैं जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं कि एक तरफ से कोई चीज आई तो मैसेज दे दिया, और IMF की तरफ से जो मैसेज आया वो फाइनेंस एडवाइजर को दे दिया। तो इस तरह की वीक टीम हमने नहीं देखी। जो तीसरी इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि जियो स्ट्रेटजी की सिचुएशन है, उसमें अगर आप वाशिंगटन को खुश करेंगे तो डेफिनेटली उसमें IMF का जो है वो टेक्निकल बातों के बाद जो वो लीवरेज आप हासिल कर सकते हैं वो तब आप जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो ये तीनों चीजें जो है
वो इन प्लेस नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। यही सूरत हाल है जो इस वक्त मार्केट्स में और इकॉनमी में गैर यकीनी की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए। इजाज़त दीजिए।